पत्नी ने मुझसे अलग होने के लिए कहा इतना बड़ा झूठ। मेरा नाम सुयस है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी निशा से हुई है। निशा और मेरी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई है। निशा बहुत ही खूबसूरत है। शुरू में मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं उसे देखने गया और उसके आदत के बारे में पता चला कि वो बहुत अच्छी है और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में निशा आई, तब से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। सभी मुझसे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 4 महीने ही हुए थे। मेरा एक सपना था कि बड़े से शहर में मेरा बड़ा सा गाड़ियों का शोरूम हो। मैंने निशा को इसके बारे में बताया। निशा को पता था कि मेरे लिए कितना बड़ा सपना है ये। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे शहर में एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन को बेचने का फ़ैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। उस ज़मीन के काम के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ रहा था। मैंने निशा को साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि पता नहीं समय कितना लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, वो अपने मायके चली जाएगी। मैं अपने गांव चला गया और निशा अपने मायके चली गई। मैं फ़ोन पर निशा से बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों को निपटाने में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बात है? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब निशा को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में लगा रहा। काम भी ज़रूरी था, वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से निशा के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने शाम को फिर से निशा को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल बंद हो गया होगा। मैं रात फिर फ़ोन किया, क्योंकि दिन भर बीत गए थे, लेकिन अब भी फ़ोन बंद ही बता रहा था। मुझे थोड़ी फ़िक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने मायके में ही तो है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा ये सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं निशा से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी थी। करीब 5 दिन तक ना तो निशा का फ़ोन आया और ना ही उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि निशा कहाँ है? वो बोली, निशा अपने एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था कि निशा ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। निशा वहाँ 1 सप्ताह रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद 7 दिनों तक मेरी निशा से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म होने को था। मेरे हाथ में पैसे कुछ दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के मायके गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा। उनसे पूछा कि निशा कहाँ है? वो बोली कि वो अभी नहीं आई है। मैंने बोला कि आई नहीं है? अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी और का नंबर दे दो, कितने दिन से निशा से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर बताऊंगी। करीब 9 दिन बीत गए थे मुझे निशा से बात किए हुए। उसका फ़ोन
काम नहीं कर रहा हो तो वो किसी और के फ़ोन से भी तो बात कर सकती थी, ये मैं सोच रहा था। लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 20 दिन हो गए, पर ना तो निशा का फ़ोन आया और न ही वो वापस आई। मैं उसके मायके गया, लेकिन अब वो भी घर में नहीं थी, न ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो निशा और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पुलिस लाने की धमकी दी, क्योंकि अब मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छुपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर चला गया। मैंने घर के बाहर ही पहुंचा था कि मेरी सास से सुना कि निशा किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये क्या सुन लिया। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान जाऊंगा? वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी रिश्तेदार के शादी में गई तो वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गए। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होती। इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। निशा मेरे साथ 5 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे न मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सांस मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। निशा स्वभाव से बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। निशा की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए धोखे को सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने निशा से बहुत प्यार किया था, पर मुझे मिला क्या? कुछ भी नहीं। हाँ, वह निशा के नाम से ही मुझे नफ़रत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब 9 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा था। एक दिन अचानक मेरा उनके घर की तरफ जाना हुआ। मेरा ध्यान अचानक उनके घर की खिड़की पर पड़ी। मुझे खिड़की में निशा दिखाई दी। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाज़ा पीटा। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखते ही डर गई। दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर जाने लगा, पर मेरी सास ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर में कमरे में गया तो निशा को देखकर मैं हैरान रह गया। निशा व्हील चेयर पर बैठी थी। निशा ने मुझे जैसे ही देखा उसके आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, ये क्या हो गया? निशा बस रोए जा रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, निशा जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो कभी चल नहीं सकती थी। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह वही कह रही थी कि तुम्हें कुछ न बताएं, वो ज़रूरी काम से गए हुए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है निशा अब चल न सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दमान जी को बता देते हैं, लेकिन निशा ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए निशा ने यह झूठ तुमसे कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर भूल जाओ, उससे नफ़रत करने लगो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि निशा, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? निशा ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। निशा ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाओ और दूसरी शादी कर लो। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती।
निशा के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों के बाद उसने इन्हें रोक के रखा था। मैंने निशा को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो निशा को एक पल भी के लिए अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने निशा की एक बात नहीं सुनी। मैं निशा को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही थी कि वो फिर से चल फिर सके। मेरा शोरूम मैंने बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में निशा को दिखाया। उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही है। बस यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।